हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप दुनिया के जिस भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारी AWS फाउंडेशन सीरीज की सबसे पहली और सबसे जरूरी एपिसोड में। अक्सर लोग क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आज हम इस डर को पूरी तरह खत्म कर देंगे। आज के सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और 4 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्लाउड आखिर होता क्या है? AWS क्या चीज है? सर्वर किसे कहते हैं? और डाटा सेंटर क्या होता है? और वो इतना जरूरी क्यों है? मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो के खत्म होने तक आपके दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होगी कि ये सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं। ये वीडियो मैंने बिगनर फ्रेंडली और नॉन IT पर्सन्स के लिए बनाई है। मैंने कोई भी टेक्निकल जार्गन इसमें यूज नहीं किया है। मैंने इसमें सरल भाषा का इस्तेमाल करके ये 4 बड़े क्वेश्चंस को समझाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी इस AWS जर्नी की शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपको मेरा बोलने का स्टाइल थोड़ा स्लो लगे। ये मैंने जानबूझ के स्लो रखा है कि ताकि जो नॉन IT पर्सन्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो उसको समझ सके। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा लगे, पर ये 4 क्वेश्चंस बहुत ही आवश्यक हैं सुलझाने के लिए, समझने के लिए। इनके बिना आप क्लाउड को नहीं समझ पाएंगे। तो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन अवर जर्नी। चलो फिर शुरू करते हैं। हम व्हाट इज AWS से स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझेंगे कि AWS है क्या। तो पहले AWS जो नाम है उसको ब्रेक करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ए क्या है? ए मीन्स व्हाट? अमेजोन। इसे हम अमेजोन बोलते हैं। और अमेजोन क्या है? आप सबको पता है कि अमेजोन एक कंपनी है। आप लोग अपना कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं या कुछ भी बाय करते हैं, आप अमेजोन पे जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर आपके घर पे आ जाता है। अब हम डब्ल्यू को समझेंगे। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वेब। वेब मीन्स व्हाट? जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? आप इंटरनेट यूज करते हैं। तो वेब मीन्स क्या? वेब मीन्स इंटरनेट। अब हम एस को समझने का प्रयत्न करते हैं। एस क्या है? एस सर्विसेज है। तो आप मुझसे पूछेंगे सर्विसेज। सर्विसेज, बहुत सारी सर्विस AWS ऑफर करता है और अमेजोन ऑफर करता है, जैसे कि EC2, लैम्डा, S3, VPC और बहुत सारी। बट अगर मैं AWS को सबको जोड़ देता हूं इकट्ठा, तो इस AWS का मीनिंग क्या हुआ? तो आप इसे समझेंगे इस तरह से कि अमेजोन एक कंपनी है जो कि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेट के थ्रू। कौन सी सर्विसेज? लाइक EC2, लैम्डा, S3 और बहुत सारी, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। बट कभी आपने सोचा है कि आप इस AWS को इंटरनेट के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं और ये क्या सर्विसेज हैं? तो इसके तो उसको समझने के लिए हम एक बहुत इजी एग्जांपल लेंगे। पहले तो आप समझिए कि रोहित आपको क्या पढ़ा रहा है। रोहित आपको AWS और क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा रहा है। हाउ रोहित इज टीचिंग यू? रोहित आपको कैसे पढ़ा रहा है? रोहित आपको इंटरनेट के थ्रू पढ़ा रहा है। आप यूट्यूब पे उसे देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू। इसी प्रकार आप सब google.com को यूज करते होंगे और आपने कभी अपने जीवन में गूगल को पक्का ओपन किया होगा। आपने कुछ फाइल सर्च की होगी, कुछ डॉक्यूमेंट सर्च किया होगा और किसी वेबसाइट को सर्च किया होगा google.com के थ्रू। सो हम इस google.com का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि बेसिकली ये AWS काम कैसे करता है। मैं ये समझता हूं तो google.com क्या है? सभी को पता है कि एक सर्च इंजन है।
जिसके थ्रू और जिसके द्वारा आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कोई फाइल सर्च करनी हो, कोई वीडियो सर्च करना हो, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप गूगल को कैसे एक्सेस करते हैं? आप गूगल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले? आपको कोई एक डिवाइस चाहिए ना? वो डिवाइस क्या है? या तो आपका लैपटॉप होगा, या आपका मोबाइल फ़ोन होगा, या आपका टैबलेट होगा। कभी आपने सोचा है कि लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट ही क्यों चाहिए? क्योंकि लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल फ़ोन आपको क्या देता है? आपको वो सीपीयू देता है, रैम देता है, स्टोरेज देता है, एज़ वेल एज़ नेटवर्क देता है। नाउ अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, रोहित, हम तो टीवी के थ्रू भी गूगल को एक्सेस कर लेते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि टीवी के अंदर भी तो सीपीयू होगा, रैम होगा, स्टोरेज होगा, और आपका टीवी जो है, आजकल लेटेस्ट जनरेशन के जो टीवी आ रहे हैं, उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी है ना? तो हमें ये गूगल को एक्सेस करने के लिए ये कुछ कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं। मान लो आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है? डिवाइस आपके पास है, उस डिवाइस के अंदर सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्क है। उसके बाद क्या चाहिए आपको? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए ना? लाइक विंडो, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस। अगर आप टीवी यूज कर रहे हैं तो आपका गूगल टीवी होगा या एप्पल टीवी होगा, करेक्ट? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके अंदर। नाउ मान लो आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है? लैपटॉप आपने खरीद लिया, आपके लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। अब आप ओपन करना चाहते हो गूगल को, क्या आप ओपन कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? क्रोम ब्राउजर। इज इट ओनली द क्रोम ब्राउजर? क्या हमें सिर्फ क्रोम ब्राउजर चाहिए? नहीं, आप कोई भी वेब ब्राउजर ले सकते हैं। आप फायरफॉक्स ले लो, आप ब्रेवो ले लो, आप एज ले लो, आप क्रोम ले लो। एक वेब ब्राउजर चाहिए। हम वेब ब्राउजर भी इंस्टॉल कर लिया, क्या मैं अब गूगल को एक्सेस कर सकता हूं? तो मेरा आंसर फिर भी यही रहेगा, नहीं। और मैंने कई बार मेरे ट्रेनिंग सेशंस में, जब मैं लाइव सेशन देता हूं, तो मेरे स्टूडेंट से पूछा है कि मुझे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? तो मेरे स्टूडेंट बोलते हैं वाईफाई। ये आंसर ठीक है? क्या आपको सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट मिल जाएगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं, वाईफाई से कनेक्ट करके आपको कभी भी इंटरनेट नहीं मिलेगा। आप बोल रहे हो रोहित, कभी भी नहीं, मैं तो अपने घर पे वाईफाई पे कनेक्ट करता हूँ, या मैं अपने ऑफिस में वाईफाई पे कनेक्ट करता हूँ, या मैं अपने कॉफी शॉप में बैठता हूँ तो वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे को तो इंटरनेट मिल जाता है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि कभी भी इंटरनेट नहीं मिलेगा? चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। आप अमेज़न की वेबसाइट पे गए, आप वहां पर एक वाईफाई राउटर देखते हैं, वहां से आपने एक वाईफाई राउटर ऑर्डर कर दिया, आपके घर में वाईफाई राउटर आ गया, आपने अनबॉक्स किया, वाईफाई राउटर को निकाला, उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्लग किया, पावर ऑन कर दिया। क्या आपका इंटरनेट चल जाएगा? क्या आपका इंटरनेट चल जाएगा? सोचो इसे। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कभी सोचा है? क्या वाईफाई देता क्या है? जो आपका वाईफाई राउटर है ना, वो आपको सिर्फ एक लोकल नेटवर्क बना के देता है। अब आप कहेंगे, यार ये लोकल नेटवर्क क्या होता है रोहित? जब आप वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हैं, मान लो ये दो लैपटॉप है मेरे पास, इन दोनों लैपटॉप का नाम है ए एंड बी। जब ये दो लैपटॉप आपस में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे आपस में? ये दोनों कनेक्ट करेंगे वाईफाई राउटर से, और आपको मान लो कोई फाइल इस ए लैपटॉप से ये दूसरे वाले बी लैपटॉप पे भेजनी है, तो कैसे सेंड करोगे? तो आप क्या करेंगे? आप वाईफाई पे कनेक्ट करेंगे, और वाईफाई से मेरा दूसरा लैपटॉप भी वाईफाई पे कनेक्ट होगा। तो ये जो कनेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ए टू वाईफाई और वाईफाई टू बी, ये एक लोकल नेटवर्क है। तो जब भी आप फाइल सेंड करेंगे, ये फाइल आपके इस वाईफाई के थ्रू आपके दूसरे लैपटॉप तक जाएगा। इसी प्रकार आपके घर में हो सकता है मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो, और कुछ अलग डिवाइसेस भी हो, जो कि आपके वाईफाई के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो जब ये सारे डिवाइस एक साथ जुड़ते हैं थ्रू आप आपके वाईफाई के द्वारा, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल नेटवर्क, कि आपस में जो डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड है वो बात कर सकते हैं। क्या हमें इंटरनेट एक्सेस मिल गया? अब नहीं मिला।
इंटरनेट एक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट एक्सेस के लिए आपको चाहिए आईएसपी। आईएसपी। अब ये आईएसपी है क्या रोहित? ये तो पहली बार सुना है मैंने। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मान लो मैं इंडिया में हूं। अब इंडिया में एयरटेल है, जियो है, टाटा है, और आप इंडियन ऑडियंस है तो आपको सब पता होगा कि एयरटेल क्या है, जियो क्या है, टाटा क्या है। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। एयरटेल, जियो एंड टाटा आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करेंगे? आप इनको कॉल करेंगे, कहेंगे यार मेरे को घर पे इंटरनेट चाहिए, आप क्या मुझे एक कनेक्शन दे देंगे? तो वो आपको प्लान समझाएंगे, सर हमारे पास ये 4 प्लान है, 100 एमबीपीएस का है, 200 एमबीपीएस का है, 10 एमबीपीएस का है, 1000 एमबीपीएस का है, आपको कौन सा चाहिए? आप अपनी बजट अनुसार कहेंगे ठीक है यार मुझे 100 एमबीपीएस का दे दीजिए और ये कनेक्शन मेरे घर पे लगा दीजिए। तो क्या होता है जब आप कनेक्शन ऑर्डर करते हैं? एक इंजीनियर आपके घर पे आता है, ठीक है, वो केबल लेके आता है, फाइबर केबल, और वो फिर फाइबर केबल आपके यहाँ पर इंस्टॉल करता है। बाहर से वो केबल लेके आता है, ठीक है, और वो कनेक्ट करता है कहाँ पर? वो कनेक्ट करेगा राउटर पर। वो राउटर भी खुद लेके आते हैं कि ठीक है मेरे पास वाईफाई राउटर लगा के जा रहे हैं सर, इस वाईफाई राउटर पे आपकी फाइबर केबल कनेक्ट हो जाएगी, आप इस वाईफाई राउटर के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट कैसे मिला? क्या वाईफाई राउटर से मिला? नहीं, इंटरनेट वाईफाई राउटर से नहीं मिला। इंटरनेट प्रोवाइड किया आपके आईएसपी ने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने। और ये आई वाईफाई राउटर आपके अलग डिवाइसेस को लाइक लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। हमारे पास एक वाईफाई राउटर हो गया, मेरे पास एक लैपटॉप हो गया, मेरे पास एक आईएसपी हो गया। तो अब मैं google.com को कैसे एक्सेस करूंगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मेरे पास लैपटॉप है। लैपटॉप ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे? उसके अंदर वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और google.com टाइप करेंगे। कहां टाइप करेंगे? ब्राउजर में। और उसके पास आप एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी गूगल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट जाती कैसे है? तो आपने कभी सोचा है कि आपने जब लैपटॉप से रिक्वेस्ट सेंड करी, ये रिक्वेस्ट जाती है आपके वाईफाई राउटर के पास, और ये वाईफाई राउटर सेंड करता है आईएसपी के पास, और आईएसपी के अंदर भी नेम सर्वर चलते हैं। और वो नेम सर्वर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे राउट 53 के अंदर। तो नेम, ये आईएसपी उस नेम सर्वर में देखता है कि नेक्स्ट डीएनएस सिस्टम कौन सा है। लाइक जैसे मैं डॉट कॉम एक एग्जांपल ले लेता हूं। डॉट कॉम क्या है? गूगल डॉट कॉम एक डोमेन नेम है। तो गूगल ने, उन्होंने कहा रजिस्टर किया ये डोमेन नेम? डॉट कॉम पर। तो वो फॉरवर्ड करती है रिक्वेस्ट टू डीएनएस। ओके, और यहां पर क्या चलते हैं? नेम सर्वर। अब ये जो डीएनएस है ना, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि आपका गूगल चल कहां रहा है। जो आपका गूगल सर्च इंजन है ना, वो चल कहां रहा है, वो वहां पर वो आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है। आपने कभी सोचा है कि गूगल सर्च इंजन चल कहां रहा है? गूगल सर्च इंजन एक एप्लीकेशन है ना। जैसे कि आपकी कुछ एप्लीकेशन आपने अपने लैपटॉप में डाली है, जूम हो गया, एमएस टीम होगा, क्रोम हो गया। आप सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे ना। जैसे आपको क्रोम यूज करना है तो क्या करेंगे? आप क्रोम को डाउनलोड करेंगे, डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद क्रोम को एक्सेस कर पाएंगे। क्या उससे पहले आप क्रोम को यूज कर पाएंगे? तो आंसर नहीं, नहीं कर पाऊंगा। तो आपने क्रोम इंस्टॉल किया। अब क्रोम जो एप्लीकेशन है जब वो रन करती है तो कहाँ रन करती है? वो आपके लैपटॉप में। पर लैपटॉप में रन करते हुए तो क्या कंज्यूम करती है? वो क्या यूज करती है? वो आपका सीपीयू यूज करती है, वो आपका रैम यूज करती है, वो आपका सीपीयू यूज करती है, वो आपका स्टोरेज भी यूज करती है, और वो नेटवर्क एक्सेस भी करती है। अब एक चीज समझिए, अगर आपका जो डिवाइस है, जो लैपटॉप है, आप उससे google.com को एक्सेस कर रहे हैं, तो google.com एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या है? एक एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन भी तो कहीं चल रही होगी ना। उसको भी तो सीपीयू, मेमोरी, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क चाहिए ना। चाहिए ना? समझो,
बताओ मुझे, चाहिए नहीं चाहिए? यस और नो? चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। अगर उसको नेटवर्क चाहिए, सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सर्च एप्लीकेशन इज गोइंग टू रन समवेयर एंड दैट समवेयर इज नोन एज व्हाट? सर्वर। ठीक है, उसको हम सर्वर बोलते हैं। अब मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया आप लोगों को कि व्हाट इज सर्वर। अब ये समझना पड़ेगा यार, सर्वर क्या है? ये तो पहली बार मैंने सुना। सर्वर क्या है रोहित? आपने तो बोल दिया सर्वर, पर सर्वर है क्या? आप लोगों के पास लैपटॉप है? सबके पास लैपटॉप है, करेक्ट? अगर नहीं है तो आपके पास मोबाइल तो होगा ना। तो मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट क्या देता है आपको? एक मोबाइल और डेस्कटॉप आपको क्या देता है? ये आपको सीपीयू देता है, मेमोरी देता है, स्टोरेज देता है, करेक्ट ना? देखो अभी मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूं और फिर हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर मैंने दो फोटो लगा रखी हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक डेस्कटॉप की फोटो लगा रखी है और एक लैपटॉप की। तो लैपटॉप को हम पहले समझते हैं। लैपटॉप में क्या होता है? एक डिस्प्ले होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक ट्रैक पैड और टच पैड और माउस आप इसको बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं डेस्कटॉप की बात करता हूं तो इसके अंदर हमें एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल माउस लगाना पड़ता है और हमें एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना पड़ता है। तो तीनों चीजें इसमें भी होती हैं। उसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप में देखेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक कैबिनेट है। अब ये कैबिनेट के अंदर कुछ चीजें होती हैं। वो कुछ चीजें क्या हैं? वो कुछ चीजें हैं सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क और कुछ नेटवर्क के कंपोनेंट और कुछ फैन भी होगा। उसमें पावर सप्लाईज के भी कंपोनेंट होंगे। उसमें छोटी मोटी चीज वायरिंग भी होगी। तो उसको मिला के आपका एक कंप्यूटर तैयार होता है। इसी प्रकार अगर मैं लैपटॉप के इसके बैक साइड में ओपन करूंगा, जब मैं स्क्रू से इसको ओपन करूंगा तो आपको क्या दिखेगा? कुछ इस तरह से आपको एक दिखेगा जब आप उसको लैपटॉप को ओपन करेंगे। लैपटॉप के ओपन करने के बाद इस लैपटॉप के अंदर जब ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, ये आपका मदरबोर्ड है और इसी मदरबोर्ड पे आपकी रैम लगेगी, इसी मदरबोर्ड पे आपका सीपीयू लगेगा और इसी मदरबोर्ड पे ही एक अटैचमेंट होती है जिसमें आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। यहां पर दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। एक हार्ड डिस्क आपको यहां दिख रही है, एक हार्ड डिस्क आपको यहां दिख रही है। उसके अलावा इसमें भी फैन होते हैं। आपको ये दिख रहा है, ये फैन, ये आपका फैन है। इधर भी फैन लगा हुआ है, तो वी हैव टू फैंस। सो अगर आप कंपेयर करें डेस्कटॉप को और लैपटॉप को, दोनों ही लगभग सेम है। बट सर्वर क्या है? हम तो सर्वर की बात कर रहे हैं ना। तो आप लोग सर्वर को ना लैपटॉप का और डेस्कटॉप का बड़ा भाई मान सकते हैं। मैं कहेंगे बड़ा भाई, उसका मतलब क्या रोहित? इफ आपके लैपटॉप में और डेस्कटॉप में अगर सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, उसी प्रकार आपके सर्वर में सीपीयू होता है, रैम होता है, स्टोरेज होता है, बट उसकी मात्रा ज्यादा होती है। जब मैं कहूं मात्रा ज्यादा होती है, उसका मतलब कि उसके अंदर द सीपीयू प्रोसेसिंग मोर पावरफुल, मेमोरी, रैम इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू लैपटॉप। ठीक है, वो लैपटॉप से ज्यादा पावरफुल रैम्स होती हैं। स्टोरेज भी ज्यादा, स्टोरेज यूज डाटा ऑफ अमाउंट ऑफ स्टोरेज आप डाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो सर्वर होता है ना, वो सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई का कॉम्बिनेशन होके एक डेस्कटॉप को आप एक सर्वर बोल सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मशीन होती है। उसके अंदर मॉनिटर नहीं होता, माउस नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता, वो हमें एक्सटर्नल चाहिए होता है। जैसे मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूं, सर्वर में से मेरी एप्लीकेशन चल रही है, सर्वर में मेरा कोई कीबोर्ड, माउस और ये नहीं अटैच होते। वी आर गोइंग टू एक्सेस सर्वर थ्रू इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू, जब मैं इंटरनेट बोल रहा हूं तो आप इसको नेटवर्क समझिए कि नेटवर्क के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। क्या चाहे वो लोकल नेटवर्क हो, चाहे वो आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो वीपीएन के थ्रू कर रहे हो, एक नेटवर्क के थ्रू आप उस सर्वर को एक्सेस करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि google.com है ना, जो एप्लीकेशन इसके अंदर रन है, जो हम एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं,
गूगल सर्च इंजन, वो इंजन है ना कोई गूगल सर्वर पे चलता है, ठीक है, वो गूगल सर्वर्स पे चलता है। और कितने सारे सर्वर हैं? बहुत सारे सर्वर्स हैं। एक सर्वर है ना मिलियंस ऑफ यूजर को एक्सेस नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। तो गूगल है ना बहुत सारे सर्वर चला के रखता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सर्वर जो होता है ना, वो बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है। आप सर्वर को है ना वेब सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं, मेल सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं, आप फाइल सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं, और डाटाबेस सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैं आप दे रहा हूं। मान लो वेब सर्वर मैं बोल रहा हूं, तो कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं वो वेब सर्वर पे चलती है, तो आपको वेब सर्वर की एप्लीकेशन उस पर डालनी पड़ेगी। सेम वे मैं अगर बोलता हूं कि मैं मेल सर्वर एक्सेस कर रहा हूं, तो जीमेल आप एक्सेस करते हैं सब, तो जीमेल एक क्या हुआ, मेल सर्विस। तो बैकएंड में क्या है, कुछ एक्सचेंज चल रहा होगा, कुछ मेल एप्लीकेशन चल रही होगी, कहीं तो वो चल रहा है ना, तो जो जहां चल रहा है उसे सर्वर बोलते हैं। उसी प्रकार आप जब फाइल शेयर करते हैं ऑनलाइन, कहीं स्टोर करते हैं, तो वो फाइल सर्वर्स पे चलता है। इसी प्रकार स्टोरेज है, इसी प्रकार हमारा डाटाबेस है। तो सर्वर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है उसके अंदर डले हुए एप्लीकेशन से। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे बात करूं, तो ए सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्स, डाटा और सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर कॉल्ड क्लाइंट ओवर ए नेटवर्क। नाउ मुझसे पूछेंगे, यार ये रोहित क्लाइंट क्यों बोल रहे हो आप इसको? आपको एक सीधी सी बात समझनी पड़ेगी। जब आप मान लो मैं इस डायग्राम पे बात कर रहे थे, मैंने कहा कि ये गूगल सर्च इंजन एप्लीकेशन है ना, एक सर्वर पे चल रही है, तो जो ये इंटरनेट है ना, ये सर्वर पे फॉरवर्ड कर देगा, रिक्वेस्ट कर देगा ना, ठीक है, वो सर्वर पे आपके पास रिक्वेस्ट चलेगी। क्या आप ही एक बंदे हैं जो इस google.com को एक्सेस कर रहे हैं और जिस सर्च इंजन को एक्सेस कर रहे हैं? नहीं ना, दुनिया में थाउजेंड जो इसको एक्सेस कर रहे हैं, लाखों में लोग इसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो क्या ये सर्वर एक ही बंदे के लिए डिजाइन किया जाता है? नहीं। तो जो ये आपका लैपटॉप है ना, ये क्लाइंट की तरह काम करता है, और इस क्लाइंट के थ्रू आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे, और वो सर्वर आपका रिक्वेस्ट फुलफिल करता है बाय रिस्पॉन्डिंग समथिंग। जो भी आप उससे पूछोगे उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करेगा। तो सर्वर इज, जो सर्वर है ना, वो मल्टी क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। जो ये सर्वर है ना, 24 आवर ए डे, 7 डे वीक विदाउट स्टॉपिंग काम करते हैं। ये डिजाइन किए जाते हैं हैंडलिंग हैवी वर्कलोड। क्या लैपटॉप को आप 24/a डे 7 डे ए वीक चला सकते हैं? हाँ, चलाने में चला सकते हैं, बट वो हीटिंग करेगा, कुछ प्रॉब्लम आएंगी, कुछ इश्यूज आएंगे। बट सर्वर डिजाइन ही इसलिए किए जाते हैं। तो अगर सर्वर है, एक फिजिकल डिवाइस है, लाइक आपके पास जो लैपटॉप है एक फिजिकल डिवाइस है ना, इस लैपटॉप को भी आप कहीं ना कहीं रखते होंगे आपके रूम के अंदर। आपके रूम में कोई टेबल होगी, कोई प्लेस तो चाहिए ना उसको रखने के लिए। उसी प्रकार इस सर्वर को रखने के लिए एक रूम चाहिए होता है, एक प्लेस चाहिए होता है जहां हम इसको रख सकें। और जहां पर हम इसको रखेंगे उसको हम बोलते हैं डाटा सेंटर। ना आप बोलेंगे, रोहित आपने स्टार्ट किया था AWS से, आप पहुंच गए गूगल पर, आप पहुंच गए सर्वर पर, अब आप पहुंच गए हो डाटा सेंटर पे। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। यही बेस है। सो नाउ एक नया टर्म मैंने यूज किया है, डाटा सेंटर है। इस डाटा सेंटर को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप को आप एक टेबल पे एक रूम में रखेंगे। अब आप सोचिए कि आपके पास 1000 लैपटॉप है। अब 1000 लैपटॉप 24/7 चलेंगे, 24 घंटे 7 दिन। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप एक लैपटॉप को 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे लगातार चलाते हैं, तो क्या लैपटॉप में से हीट आती है? फैन चलते हैं? जब आप गेम खेलते हैं, कुछ पावरफुल काम करते हैं, कुछ एप्लीकेशन चलाते हैं, तो पक्का कुछ गर्मी निकलती होगी ना उसमें से, हीट। तो आपका आंसर होगा यस, हाँ निकलती है।
और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ज़्यादा हीट होने से आपका लैपटॉप हैंग भी होने लगेगा, या कुछ कई बार शट डाउन भी हो जाता है, ब्लू डंप आ जाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं जब वो हीट हो जाता है। और आप सोचिए, 1000 लैपटॉप 24/7 चल रही हैं, कुछ हैवी वर्क उन पे हो रहा है, कुछ एप्लीकेशन आपने चला रखी है जो वेरी हैवी है, तो क्या 1000 सर्वर हीट प्रोड्यूस करेंगे, गर्मी प्रोड्यूस करेंगे? तो आंसर इज यस, वो करेंगे। अगर वो लैपटॉप गर्मी प्रोड्यूस कर रही हैं, तो क्या रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। और रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जैसे कि आपका सेम सिंगल लैपटॉप जब आप यूज करते थे, उसमें गेम खेलते थे और ज्यादा गर्म होने से वो हैंग हो जाता था, क्रैश हो जाता था, या कुछ शट डाउन हो जाता था, कुछ इश्यू आने लगते थे। क्या 1000 सर्वर जो इस रूम में चल रही हैं और रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये लैपटॉप भी हैंग होना स्टार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, आवश्यक होंगे। तो आप इसको टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेंगे? तो इन आप इसमें दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने लिखा कूलिंग सिस्टम। तो आपको कोई कूलिंग सिस्टम चाहिए। आप सब कहेंगे यस रोहित, एयर एसी चाहिए, एयरकॉन चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। सेम वे हमें एक एसी लगा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मेरे रूम में 1000 सर्वर चल रहे हैं, अब मुझे एसी लगा लेना चाहिए, गर्मी ज्यादा हो रही है। आपने एसी फिटिंग कर दी। अब एसी टनाटन चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई इश्यू नहीं एसी में। अचानक एक दिन 5 बजे के आसपास इवनिंग में एसी रुक जाता है। आप तुरंत अपने इंजीनियर को कॉल करते हैं सर्विस सेंटर में, हे माय एसी इज नॉट वर्किंग, कुड यू प्लीज सेंड समबडी। आप बोलेंगे, बात करेंगे, वो कहेंगे सर अभी तो इंजीनियर अवेलेबल नहीं है, 2 दिन बाद मिलेगा या 1 दिन बाद मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेंगे, उसी हिसाब से वो सेट करेंगे। तो क्या बिना एसी के आप 1 दिन और 2 दिन निकाल सकते हैं इस रूम के अंदर? नहीं ना, आपके लैपटॉप बंद हो जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? आपको 2 एयरकॉन चाहिए। अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है 2 एयरकॉन्स, एसीज। तो एक एसी हमारा यहां लगा हुआ है, एक एसी हमारा यहां लगा हुआ है। और क्यों चाहिए 2 एसी? अगर हमारा एक एसी डन डाउन भी हो गया या शट डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरे पास एक अल्टरनेटिव है। अगर अल्टरनेटिव नहीं रहेगा तो मेरा लैपटॉप नहीं चलेंगे, अगर लैपटॉप नहीं चलेगा तो मेरी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। आप एक चीज समझो, जब आप गूगल को एक्सेस करते हो, क्या गूगल 24 घंटे अवेलेबल है आपके लिए? जब भी आपका मन किया आप एंटर करते हैं, गूगल चल पड़ता है। तो कभी आपने सोचा है कि वो थाउजेंड ऑफ सर्वर पीछे कहीं चल रहे होंगे, उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, और उस हीट को मेंटेन करने के लिए वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम लगाते होंगे। अगर उनका कूलिंग सिस्टम बंद हो जाए तो उनका सर्वर बंद हो जाएंगे। इसलिए डाटा सेंटर में जब भी आप कोई चीज लगाते हैं, जैसे कूलिंग सिस्टम लगाया, तो हमें दो चाहिए। अगर एक डाउन हो गया तो हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जब भी कोई चीज लगाते हैं डाटा सेंटर में, हमें दो चाहिए। अगर एक गई तो हमारे पास दूसरी है। अब एक बात बताइए, जो आप लैपटॉप यूज करते हैं, क्या उसको पावर सप्लाई चाहिए? तो आंसर आएगा यस, भी हमें चाहिए। बिना पावर सप्लाई तो मेरा काम नहीं करेगा लैपटॉप। लैपटॉप की बैटरी कितने काम देगी? 2 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे चल जाएगी। और हमें लैपटॉप चला रहा है 24 घंटे, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। उसी प्रकार अगर हमारे पास 1000 सर्वर हैं और लैपटॉप हैं, तो उन सभी 1000 लैपटॉप के लिए मुझे पावर सप्लाई चाहिए। और कितनी पावर सप्लाई चाहिए, एक या दो? सोचिए। अगर मेरे डाटा सेंटर में सिर्फ एक पावर सप्लाई आ रही है, रिलायंस से आ रही है, या टाटा मुझे दे रहा है, या अदानी मुझे दे रहा है, अगर अदानी का ग्रिड फेल हो गया, तो क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चली जाएगी? चली जाएगी ना। तो एटलीस्ट वी आर गोइंग टू टेक ए टू कनेक्शन फ्रॉम टू डिफरेंट वेंडर्स। हम दो कनेक्शन लेंगे पावर सप्लाई के, एक अदानी से ले लिया, दूसरा मैंने टाटा से ले लिया। अगर अदानी वाला ये बिजली नहीं दे पा रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहा, तो मैंने टाटा से कंटिन्यू कर लिया। उसके अलावा भी मान लो दोनों ही फेल हो गए, ना टाटा बिजली दे पा रहा है, ना अदानी दे पा रहा है, देन उसके अलावा हमारे पास यूपीएस होंगे। अगर आप देखेंगे, मैंने लिखा है यूपीएस। हमारे पास जनरेटर्स होंगे, और ये दोनों भी टू टू होंगे।
अगर मान लो लॉन्गर पीरियड के लिए दोनों ही मेरे पावर सप्लाई फेल है, अदानी वाला भी टाटा वाला भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जनरेटर चलाना पड़ेगा। अब जनरेटर एक हुआ और उसमें भी कुछ फेलियर हो गया फिर, तो इसलिए तो मैंने अल्टरनेटिव रखा हुआ है, 2 जनरेटर। एंड दैट इज व्हाई हमारे डाटा सेंटर्स में है ना, 2 जनरेटर्स होते हैं मिनिमम, यूपीएस सिस्टम होते हैं, 2 पावर सप्लाईज होती है। अगर एक फेल हो जाए तो वी हैव अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तभी तो वो 24 घंटे सातों दिन चलते हैं, तभी तो वेबसाइट को 24 घंटे सातों दिन कभी भी एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। नाउ एक चीज बताइए, आपके पास लैपटॉप ए है, अब लैपटॉप बी है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? अब घर के एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, मैंने बात की थी जब लोकल नेटवर्क की, तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक वाईफाई राउटर है, उसके थ्रू हम डाटा को भेज पा रहे हैं ऐसे ए टू बी। तो ये वाईफाई राउटर है क्या? नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस ना, आप अपने घर में भी एक नेटवर्क डिवाइस लगा के रखते हैं, जिसके द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, दूसरे मोबाइल फोन को एक्सेस करते हैं, फाइल शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं अपने घर में भी। तो क्या अगर मैं गूगल के डाटा सेंटर की बात करूं या इस रूम की बात करूं जहां पर 1000 लैपटॉप चल रहे हैं, तो क्या ये आपस में बात करेंगे? इनको भी तो डाटा शेयर करना पड़ेगा ना, इनको भी तो आपस में बात करनी पड़ेगी ना। तो कैसे करेंगे? इनको भी एक नेटवर्क डिवाइस चाहिए होगा। तो वी आल्सो रिक्वायर्ड नेटवर्क डिवाइस। ये नेटवर्क डिवाइस राउटर हो सकते हैं, जैसे वाईफाई राउटर मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही हमारे पास राउटर्स होते हैं नेटवर्क में, हमारे पास स्विचेस होते हैं, हमारे पास फायरवॉल्स होती हैं। सो ये नेटवर्क डिवाइस भी 2 चाहिए होंगे एटलीस्ट। इफ वन गोज डाउन वी हैव अल्टरनेटिव। क्यों? एक तो हमारे इन लैपटॉप्स को आपस में बात करना है, और ये लैपटॉप जो है बाहर से भी एक्सेस कर रहे हैं, इनको इंटरनेट भी चाहिए। तो इसलिए आईएसपी भी चाहिए, मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए। कितने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? 2। एक एयरटेल से कनेक्टिविटी लूंगा, एक टाटा से लूंगा। एयरटेल अगर नहीं चला तो मेरे पास टाटा है। ठीक है, जो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो एटलीस्ट हमारे पास 2 होनी चाहिए। अगर एक फेल हो गई तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस ए लैपटॉप का आप बैकअप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाएंगे ना, या तो आप पेन ड्राइव लगाएंगे कि यार रोहित मेरे पास पेन ड्राइव है, मैंने वो पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी इस लैपटॉप में और पेन ड्राइव में मैंने डाटा ले लिया। तो पेन ड्राइव क्या है? एक एक्सटर्नल स्टोरेज है। पेन ड्राइव क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज। इस स्टोरेज में आप क्या डालेंगे? डाटा, जो भी आपको बैकअप लेना है। और यही बैकअप, यही पेन ड्राइव अगर आप इस सर्वर पे लगा देंगे तो वही डाटा आपको इस सर्वर पे मिल जाएगा। तो अब अगर आपके पास 1000 लैपटॉप चल रहे हैं, एक ही रूम में प्लेस्ड हैं, जिसमें आपने नेटवर्क भी लगा दिया है, तो क्या आपको स्टोरेज भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। उसी प्रकार हमारे डाटा सेंटर्स में स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। अब वो स्टोरेज डिवाइस करेंगे क्या? जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ ह्यूज डाटा है आपके पास, तो ह्यूज डाटा आप कहां स्टोर करेंगे? आप अपने स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। करेक्ट? सो वी आल्सो रिक्वायर्ड स्टोरेज डिवाइस। नाउ यू आर गोइंग टू आस्क मी, और आप मुझसे पूछ सकते हैं रोहित हम ये डिस्कस कर ही क्यों रही हैं? क्योंकि जब भी मैं अपने स्टूडेंट से ऑनलाइन क्लास में पूछता हूँ कि डाटा सेंटर क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो सर्वर्स रखने की जगह है, कुछ लोग बोलते हैं वो नेटवर्क रखने की जगह है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो स्टोरेज की जगह है। बट इन द डाटा सेंटर हमारे पास सब है। हमारे पास क्या है? हमारे पास नेटवर्क डिवाइस भी है, हमारे पास सर्वर भी है, हमारे पास स्टोरेज डिवाइस भी है। क्या ये सफिशिएंट है एक डाटा सेंटर कहलाने के लिए? नहीं। आप 1000 लैपटॉप आपके रूम में चल रहे हैं, तो क्या आप उन 1000 सर्वर को अकेले मैनेज कर पाएंगे? आप हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपर्ट हो, आप हो सकता है हार्डवेयर में एक्सपर्ट हो, आप हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो आपको कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए होंगे, और वो हेल्पिंग हैंड कौन होंगे? वो एक टीम होगी। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की टीम हो सकती है, नेटवर्क का कोई बंदा रख लेंगे आप, कोई हार्डवेयर का बंदा रख सकते हैं।
जैसे भी आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। उसी प्रकार डाटा सेंटर में बहुत सारी टीम इकट्ठी काम करके डाटा सेंटर को डाटा सेंटर बनाती है। जैसे कि डाटा सेंटर ऑपरेशनल टीम जो हार्डवेयर की मेंटेनेंस करती है और एसी एयरकॉन को चेक करती रहती है कि सब ठीक चल रहा है। वो यूपीएस को भी, पावर सप्लाईज को भी चेक करती है कि यूपीएस जनरेटर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो ऑपरेशन टीम इज कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी टीम मिलके एक ऑपरेशन टीम बनती है। उसके अलावा आपको नेटवर्क टीम चाहिए, आपको सर्वर टीम चाहिए, आपको सिक्योरिटी टीम चाहिए। सिक्योरिटी टीम इज नॉट फिजिकल सिक्योरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं भी फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिक्योरिटी टीम आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए, उसमें फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कोई बंदा रिस्ट्रिक्टेड है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए तो उसको ब्लॉक कर पाए। उसी प्रकार अगर आपके पास एक रूम है जिसके अंदर 1000 लैपटॉप चल रहे हैं, तो आप क्या हर एक किसी को अलाउड करेंगे इस लैप रूम में जाने के लिए? तो नहीं। उसी प्रकार डाटा सेंटर में हमें फिजिकल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होंगी। ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन गो इनसाइड। एक्सेस कार्ड देंगे, आप बायोमेट्रिक्स लगाएंगे, आप सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करेंगे, सिक्योरिटी पर्सन को बिठाएंगे, वो चेक करेगा आप अलाउडेड है नहीं अलाउडेड, वो सब कुछ मेंटेन करेगा। अब हमने बात कर ली स्टोरेज डिवाइस की, नेटवर्क डिवाइस की, पावर सप्लाई की, कूलिंग सिस्टम की, पीपल की, फिजिकल सिक्योरिटी की। बट ये सारे डिवाइस कहीं तो जाके रखे जाएंगे ना। जैसे कि आप मैंने एक एग्जांपल लिया रूम का जिसमें 1000 लैपटॉप चल रहे हैं। तो ऐसे ही डाटा सेंटर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं। वो डिवाइस चलेंगे कहाँ? आपको एक या तो एक रूम चाहिए एक बिल्डिंग में, या तो एक कंप्लीट बिल्डिंग चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पर ये सब कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकें। और जो साइट होगी ना, वो प्रॉपर रोड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर पावर सप्लाईज वहां मिलनी चाहिए, प्रॉपर लोग आ जा सकें, सब कुछ होना चाहिए वहां पर। सो डाटा सेंटर क्या है अब? तो डाटा सेंटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, सर्वर डिवाइस, फिजिकल सिक्योरिटी, मल्टीपल टीम, साइट, बिल्डिंग, एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज डाटा सेंटर। अब इन सबको हम जोड़ देंगे ना, तो उसको हम डाटा सेंटर बोलेंगे। आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में मैंने डाटा सेंटर का लेआउट बना के रखा हुआ है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। अब इसमें आप देखेंगे तो मैंने क्या लगा रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर यूपीएस सिस्टम है कितने, 1 2 3। जनरेटर हैं कितने, 1 2। CRAC, व्हाट इज दैट? दिस मींस कंप्यूटर रूम। एयर कंडीशनिंग, कितने एयर कंडीशनर है, 1 2 3 4। इसके अलावा एक रूम यहाँ पर है जहां हमारी ऑपरेशनल टीम बैठेंगी जो कि इस डाटा सेंटर को मॉनिटर करेगी। उसी प्रकार हमारे पास सर्वर रखने के लिए रैक हैं। ये सारे रैक हैं। रैक क्या है? रैक एक अलमीरा है। जैसे कि अलमीरा आप यूज करते हैं घर में कपड़े रखने के लिए, लैपटॉप रखने के लिए, उसी प्रकार हमारे पास अलमीरा होती हैं 2 प्रकार की जिसको हम रैक बोलते हैं। सर्वर रैक, नेटवर्क रैक। यहां पर हम सर्वर स्टोरेज डिवाइसेस रखेंगे, यहां पर हम स्विचेस और नेटवर्क डिवाइसेस रखेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो एक अलमीरा ही लगेगी ना आपको। अब जो अलमीरा है ना ये और जो रैक है ये बहुत सारी अलग अलग साइजिंग में आती है। अगर आप इसकी साइजिंग देखेंगे तो 18U, 22U, 32U, 37U, 42U। अब ये U क्या है रोहित? एक U का जो साइज होता है ना, वो होता है 175 इंचेस। जो U है वो नीचे से स्टार्ट होता है। जैसे अलमीरा है तो U विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम डाउनवर्ड, यहां से U स्टार्ट होते हैं एंड द टॉप मोस्ट विल बी 42U। 1 2 3 4 5 6 7 गो अप टू 42। ओके, लो आपको मैं ट्राई करता हूँ दिखाने की। आपको ये दिख रहा है मेरा राउंड सर्कल? इसमें देखेंगे 21 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 19, आई एम नॉट श्योर कि आपको विजिबल है या नहीं, और यहाँ 22। ये यू है। यू नीचे से स्टार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यू बेसिकली है क्या? ये यू आपका डिफाइन करता है आपकी साइज ऑफ द कैबिनेट और रैक। ये एक और डायग्राम है रैक का। इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है
कि हमारे पास फ्रंट डोर होता है, फ्रंट डोर में हम लॉक भी लगा सकते हैं। हमारे पास एक टॉप पैनल होता है, आप इस टॉप पैनल को रिमूव भी कर सकते हैं। ये साइड पैनल होता है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। आप इसको अलग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। और ये हमारा सर्वर है। अब ये जो सर्वर है ना, स्लाइड होता है ऐसे। सब लोगों के पास फ्रिज है ना, फ्रिज में वो स्लाइडर्स नहीं होते, आप चीजों को रखते हैं, निकालते हैं, वो प्लेट होती है, उसको आप निकाल भी सकते हैं, फिर डाल भी सकते हैं। सिमिलर वे यहाँ पर स्लाइडर्स होते हैं, यहाँ पर हमारे स्लाइडर्स हम इंस्टॉल करते हैं, जिसके थ्रू हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, प्लग आउट का हम बाहर भी निकाल सकते हैं। अब सर्वर के बैक में हमारी पावर सप्लाईज और केबलिंग जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये हमारा सर्वर है। इस सर्वर को हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं रैक के अंदर, और इसी प्रकार से हम पुल आउट कर सकते हैं, और बैक में हमारी केबल्स लगती है। और एक डाटा सेंटर में सिर्फ एक रैक नहीं होती, बहुत सारी रैक होती हैं और प्रॉपर मैन्युअली प्लेस्ड होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये एक डाटा सेंटर का डायग्राम है। इसमें कई सारी रैक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर डिवाइसेस लगे हुए हैं, अलग अलग इंसर्टेड है। ये सब डिवाइसेस हैं, कोई स्टोरेज डिवाइस है, कोई नेटवर्क डिवाइस है, कोई सर्वर है। अब इसी डायग्राम में आप बिलो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिल लगी बनी हुई है। ये ग्रिल क्या है? जो हम एयर कंडीशनिंग कूलिंग सिस्टम लगा रखे हैं ना, तो यहां से वो कूलिंग एयर सेंड करता है अपवर्ड की तरफ। ओके, एंड द इसके अंदर आपके सर्वर में और नेटवर्क डिवाइसेस में फैन लगे होते हैं। वो फैन इस कूलिंग एयर को अंदर सक करते हैं और हॉट एयर को पीछे से छोड़ देते हैं और अबव से छोड़ देते हैं, डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ सर्वर यू यूजिंग। आप किस तरह का सर्वर यूज करें उसी हिसाब से। और जो रूम टेम्परेचर होता है ना इस डाटा सेंटर का, वेरी लो होता है। आप हार्डली हाफ एन आवर उसमें खड़े हो पाएंगे, आपको जैकेट चाहिए होगी खड़े होने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आएगा कि डाटा सेंटर होता क्या है। आप मुझसे पूछेंगे, यार रोहित आप यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हो, हम यहाँ पे क्लाउड सीखने आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट इज क्लाउड? आपके हिसाब से क्लाउड क्या है? क्या समझते हो क्लाउड को आप? क्या क्लाउड कुछ एयर में कुछ मैजिक हो रहा है? क्लाउड क्या हवा में कुछ बादल हैं जो उड़ते हुए आ रहे हैं आपके पास? नहीं। क्लाउड जो है ना, एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है। और जो AWS है, GCP है, अजूर है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना, सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या करते हैं? वो एक डाटा सेंटर चलाते हैं। आप उन सभी डाटा सेंटर को इंटरनेट के थ्रू और नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हो, तो वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। और इसलिए मैंने आपको सर्वर डाटा सेंटर को पहले समझाया कि क्लाउड इज नथिंग मोर देन जस्ट ए accessing a data center through network, nothing more than that. क्लाउड कुछ नहीं है, क्लाउड एक जस्ट मेथड है जिसके द्वारा आप डाटा सेंटर को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हैं। जो ये AWS है, अजूर है, GCP है, ये लोग आपको डाटा सेंटर प्रोवाइड करते हैं। उस डाटा सेंटर में कुछ सर्विसेज ये चलाते हैं, जैसे कि सर्वर, नेटवर्क, AI सर्विसेज, एनालिटिक सर्विसेज, मल्टीपल अदर्स। तो जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर योर ओन डाटा सेंटर। आप लोगों को अपना डाटा सेंटर बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको आज एक सर्वर चाहिए, आप उठेंगे, एक कंसोल ओपन करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें AWS का URL डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते के साथ आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप सर्वर बनाएं। वो सर्वर आपके लिए उस ब्राउजर में बन रहा है, बट एक्चुअली में वो पीछे किसी डाटा सेंटर में बन रहा है। अभी अगर आपको याद हो हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि हम गूगल को कैसे एक्सेस करते हैं।
हम गूगल को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं? हम गूगल को एक्सेस करने के लिए एक डिवाइस लेते हैं और डिवाइस के थ्रू हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र से हम इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट से वो गूगल के सर्वर पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। समवेयर गूगल डाटा सेंटर रनिंग। अगर हम गूगल डॉट कॉम की जगह एडब्ल्यूएस को ट्राई करेंगे एक्सेस के लिए, तो क्या होगा? हम एडब्ल्यूएस के डाटा सेंटर को एक्सेस करेंगे, जैसे कि हम इस एग्जांपल में कर रहे थे। So what is this cloud computing? Cloud computing is nothing more than just renting a services. आप लोग किसी और का डाटा सेंटर रेंट करते हैं, उसकी कुछ सर्विस रेंट करते हैं, नहीं ना कि कंप्लीट डाटा सेंटर। आपको एक सर्वर चाहिए, आप कहेंगे ठीक है यार मैं एक सर्वर यूज करना चाहता हूं, मुझे रेंट करने दो। आप क्या करेंगे? बस यहां से कंसोल पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपका बैकएंड में एडब्ल्यूएस के डाटा सेंटर में एक सर्वर रेडी हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आपको पूरा क्लैरिटी होगी कि भाई एडब्ल्यूएस क्या है। एडब्ल्यूएस इज नॉट इक्वल टू क्लाउड। एडब्ल्यूएस को क्लाउड नहीं बोल सकते। एडब्ल्यूएस हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। वो कुछ सर्विस ऑफर करता है थ्रू इंटरनेट। और द क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग मोर देन जस्ट एक्सेसिंग समथिंग और सम डाटा सेंटर समवेयर। इट इज रनिंग थ्रू नेटवर्क। ओके, तो मुझे लगता है आपको नाउ अब आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि एडब्ल्यूएस क्या है, क्लाउड क्या है और डाटा सेंटर क्या है, सर्वर क्या है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज हमने सिर्फ बेसिक को पढ़ा है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। हम नेक्स्ट सेशन में व्हाट इज एजी, व्हाट इज रीजन, हम ये डिस्कस करेंगे और हम स्लोली स्लोली अपनी पेस को थोड़ा बढ़ाएंगे।